तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही पीवीआई क्वेश्चन। मान के चलिए कि आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं इसमें से 2 नंबरिया कम से कम नहीं रहेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन कम से कम बताऊंगा और 20 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि 2 नंबरिया इसी में से रहेंगे। टोटल ज़्यादातर चांसेस है कि इसी में से रहेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और अच्छे ढंग से पढ़ के जाइए, बिल्कुल आप अच्छा करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, बीच में छोड़ के नहीं भगना है, क्योंकि 1 फरवरी के एग्जाम में इससे बाहर जाने के चांसेस नहीं है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और बिल्कुल बेहतर से बेहतर करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके वीडियो देखेंगे और समझेंगे और बिल्कुल बेहतर कराने की कोशिश आपको करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए। तो आइए हम लोग देखते हैं सभी क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विखंडन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो विखंडन क्या होता है? विखंडन का मतलब ही होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। ध्यान से सुनिएगा, विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। जब कोई जीव टूट कर 2 जीव बना दे, 4 जीव बना दे, 8 जीव बना दे, ऐसे अगर टूट टूट के नए जीवों की उत्पत्ति कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं, फिर आप लोग को समझाता हूँ। देखिए विखंडन क्या है। यह अलैंगिक जनन की बहुत सरल विधि है, जिसमें जीव साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में या पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब ये अलैंगिक जनन की विधि है। कैसी विधि है जी? अलैंगिक जनन की। याद रखेंगे, ऐसी विधि होती है जिसमें जीव टूट के 2 या 2 से अधिक जीवों का क्या करता है? निर्माण करता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। जिसमें साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में अर्थात पुत्री कोशिका में विभाजित होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विविखंडन। जैसे अमीबा को जानते हैं आप लोग? अमीबा का देखिए 2-3 पॉइंट अभी बताता हूँ। अमीबा जो होता है ना, ये एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय, याद रख लेंगे। और ये और बात सुन लीजिए, कुटपाद की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। किसकी सहायता से? कुटपाद की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। और तीसरी बात मैं बता दूं अमीबा के बारे में, तो अमीबा का आकार होता है अनियमित। अनियमित समझते हैं? मतलब अनियमित मतलब फिक्स नहीं होता इसका आकार, अनियमित होता है इसका आकार। और बात सुनिए, ये अमीबा जो है ना, जैसा मन चाहे वैसा अपने आप को बना सकता है। तो एक अमीबा होता है, जैसे मैंने ये अमीबा बना दिया, एक होता है, और ये टूट के कितने अमीबा बना देता है? 2 अमीबा बना देता है। कितने अमीबा बना देता है? 2। एक अमीबा से टूट के कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। तो देखिए टूटना हुआ, अमीबा एक था और एक से कितने बन गए? 2 बन गए। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन। ध्यान रखेंगे, ये विखंडन 2 प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें है पहला द्विविखंडन। द्विविखंडन क्या होता है? देखिए, विखंडन की वह विधि जिसमें जीव 2 खंडों में विभाजित हो जाता है, जिसे द्विविखंडन कहते हैं। जिसे अमीबा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अमीबा। याद रख लीजिएगा, अमीबा द्विविखंडन का उदाहरण। जिसे अमीबा टूट के एक से कितने जीव बना सकता है? 2 जीव बना सकता है, उसको क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। मतलब विखंडन करके, कोई भी जीव विखंडन करके कितने जीव बना दे? मात्र कितने बनाए? 2 बनाए, तो उसको बोलते हैं द्विविखंडन। जैसे किसमें होता है? द्विविखंडन किसमें देखा गया है? अमीबा में देखा गया है। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हूँ। अगला है बहुविखंडन क्या है। तो देखिए, विखंडन की वह विधि है जिसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, उसे बहुविखंडन कहते हैं। तो बहुविखंडन किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसको हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक जीव है और 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, जैसे इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। बिल्कुल नहीं भूलना है, एग्जाम में पूछता है कि प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है, तो बहुविखंडन का। और प्लाज्मोडियम से क्या होता है? आप लोग बीमारी नाम सुने हैं? प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया। ये भी ध्यान रख लेंगे कि प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। ध्यान रख लेंगे, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला दिया है मुकुलन क्या है। देखिए मुकुलन के बारे में, तो देखिए यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है, जिसमें जीव के शरीर पे एक छोटा सा क्या बन जाता है? उभार बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जीव हो गया, ये मान लीजिए कि कोई अभी जीव बना लिया, तो इस पर छोटा सा ऐसे उभार बन जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे यही उभार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद ये साइड हो जाता है और फिर नए जीव की क्या कर लेता है? उत्पत्ति कर लेता है, ठीक है। मतलब किसी जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है, जिसको कलिका कहते हैं। और यह कलिका जीव के शरीर से हट के एक नया जीव बना लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा देखिए,
यह अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बन जाता है। क्या हो जाता है? एक छोटा सा क्या उभार बन जाता है और वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बड। बड का अंग्रेजी हिंदी क्या होता है? कलिका। बड का क्या कहते हैं? कलिका। ध्यान रखेंगे, कलिका कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कलिका। और यही कलिका बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन। यही कलिका जीव से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और अलग होके नए जीवों की क्या कर देगा? उत्पत्ति कर देगा। तो बिल्कुल नहीं भूलना है, परिभाषा बहुत ही आसान था कि मुकुलन क्या है? यह लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बन जाता है और जिसे हम लोग कलिका कहते हैं, और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जिसे कलिका कहते हैं। और कलिका बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलैंगिक प्रजनन या जनन के मुकुलन से आप क्या समझते हैं? ऐसा भी दे सकता है एग्जाम में, भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिया है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? तो देखिए, यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधे का संवर्धन करा जाता है। जिसमें किसी भी पौधे क्या करा जाता है? संवर्धन। उस पौधे के किसी ऊतक को ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई पौधा है और इस पौधा के किसी ऊतक को हमने क्या कर लिया? ले लिया। और ऊतक को लेने के बाद किसी रसायन में या हार्मोन में हम क्या कर दिए? रख दिए। और रखने के बाद हार्मोन या रसायन में रखने के बाद होता क्या है कि यह ऊतक अपनी संख्या समूह बना लेता है। क्या बना लेता है? समूह बना लेता है। जब ऊतक का समूह बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। और इस कैलस को हार्मोन में से निकाल के कहीं ज़मीन पे लगा देते हैं, तो इससे नए पौधे का विकास हो जाता है। किस पौधे का? नए पौधे का विकास हो जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा तो परिभाषा एकदम बिल्कुल आसान है। यह लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधे का संवर्धन कराना होता है। उस पौधे के किसी ऊतक को ले लेते हैं और उस ऊतक को किसी कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं, जिससे कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैलस। ध्यान रखेंगे, जिसे क्या कहते हैं? कैलस। इस कैलस को हार्मोन युक्त कृत्रिम माध्यम में रखते हैं और रखने के पश्चात क्या करते हैं? उनसे शाखाएं निकल आती है और फिर उसे क्या कहीं ज़मीन पर लगा देते हैं और नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण। जैसे आर्किडम, कनिसनम और गुदावरी, सतावर, मशरूम। बिल्कुल नहीं भूलना है, एग्जाम्पल भी नहीं भूलना है, परिभाषा भी नहीं भूलना है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या है? तो अनेक जलीय जीवों, पुष्पीय पादपों की स्थलीय प्रजातियों की संरचना, जैसे ऊपरी, भूस्तारी, प्रकंदों, द्विभुस्तारी एवं भूस्तारी आदि में नई संतानों को पैदा करने का क्षमता होता है, जिसे अलैंगिक जनन की कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, आप लोगों ने गाजर का नाम सुना है, आलू का नाम सुना है, सुने हैं? ये सब यही सब विधियों से उत्पन्न होता है, समझ रहे ना? तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कायिक प्रवर्धन का परिभाषा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है। कितने जीव? एक जीव। और इसमें कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव। ठीक है। और ध्यान सुनिए, अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक जीव से ही नए जीव का उत्पत्ति होता है, और इसमें दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है। अगला बात याद रखना है कि अलैंगिक जनन जो होता है ना, इसमें युग्मक नहीं बनता है, युग्मक नहीं बनता है, और इसमें युग्मक बनते हैं। ठीक है। एक और बात मैं यहाँ से बता दूँ, आप खुद से सोचो और दिमाग लगाओ कि इसमें एक जीव भाग ले रहे हैं। कितने जीव? एक। और इसमें कितने जीव भाग ले रहे हैं? दो। तो खुद सोचो कि नए लक्षण किस में आएंगे, एक से कि दो से? तो नए लक्षण एक से नहीं आते हैं, नए लक्षण दो लोगों से आते हैं, क्योंकि दो लोगों का लक्षण जाएगा और एक ही से क्या लक्षण नया आने वाला है। ध्यान दे रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो इसलिए इसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने पेरेंट से भिन्न होते हैं। पेरेंट से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है। और ये समान हो जाते हैं, एक समान, जिसको हम लोग क्लोन नाम देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव हूबहू आकारिकी रूप से चाहे आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता के समान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लोन में फिर से लिख देता हूँ, क्लोन किसे कहेंगे मैं बता देता हूँ क्लोन के बारे में, कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव जो अपने पेरेंट के बिल्कुल समान होता है, हूबहू समान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है, क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लोन के बाद हम लोग आइए देख लेते हैं। मैं अभी बताया
कि अलैंगिक जनन में कितने जनक जीव भाग लेते हैं? 1। और इसमें कितने जनक जीव भाग लेते हैं? 2। बिल्कुल नहीं भूलना है, इसमें 1 जीव और इसमें 2। अभी बताया था कि अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता है, युग्मक नहीं बनता है, और इसमें युग्मक क्या होता है? बनता है। ध्यान रख लेंगे। अगला, यह जनन की तीव्र विधि है। जनन की कैसी विधि है? तीव्र विधि है। और यह जनन की कैसी विधि है? धीमी विधि है। याद रख लेंगे। अगला, यह एक समान जीव का निर्माण करता है, मतलब बिल्कुल हूबहू समान, जिसको ही हमने अभी क्या बताया था, जिसको हम लोग कोलोन कहते हैं। और ये क्या होते हैं? पैरेंट से क्या होते हैं? जीव से। ये एक समान जीव का निर्माण नहीं करता है, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एक समान जीव का निर्माण नहीं होता है और इसमें होता है। एक बात और मैं बता दूं, नए लक्षण किस में आते हैं? इसमें नए लक्षण जो होते हैं अलैंगिक जनन में नहीं आते हैं, और इसमें नए लक्षण आते हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि नए लक्षण किस में आते हैं? लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में नहीं आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अंड जनन और शुक्राणु जनन में अंतर बताइए। तो देखिए, पहला है अंड जनन और दूसरा है शुक्राणु जनन। तो अंड जनन क्या है और शुक्राणु जनन क्या है? देखिए मैं बता दूं, अंड जनन जो होता है इसमें अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होता है, और इसमें वृषण से, किसमें जी? वृषण से क्या उत्पन्न होता है? शुक्राणु। वृषण से क्या? शुक्राणु। और इसमें अंडाशय से अंडाणु। तो ध्यान से सुनिए क्या है। अंडाशय से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। और वही वृषण से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला एक बता दूं कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। और वृषण भी कितने जोड़े होते हैं? 2। मतलब 1 जोड़े और 2 होते हैं, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या दिया है? अंड जनन किस में होता है? मादा में होता है। और ये किस में होता है? नर में। यह अंडाशय से एस्ट्रोजन स्रावित करता है और वृषण से टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं, टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल नहीं भूलना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है और ये क्या? एस्ट्रोजन का स्राव करता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में बाबू, जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। और आप लोग को सोचा हूँ कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन बता ही दूँ जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आप कल एग्ज़ाम में जाके देखना कि सर बताए थे आया कि नहीं। तो कार्पस ल्यूटियम का 2 कार्य बताइए। तो देखिए, कार्पस ल्यूटियम के 2 कार्य निम्नलिखित है। ऐसे ही एग्जाम में लिखा जाता है कि कार्पस ल्यूटियम का अगर 2 कार्य पूछे तो लिखना है कार्पस ल्यूटियम के 2 कार्य निम्नलिखित है। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है जो गर्भाशय का अंतस्तर को बनाए रखता है। सर ये क्या हुआ, तो हमको बताइए। देखो भाई, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है मैं बता दूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है जी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के शुरुआती 1 दिन से लेकर 14वें दिन, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आया उसके 14वें दिन अंडाणु का निर्माण होता है। राइट, 14वें दिन, इधर उधर नहीं, 14वें दिन क्या बनता है? अंडाणु। ध्यान से सुनिएगा। आज जिस दिन अंडाणु बनता है ना जी, तो अंडाणु जिसमें रहता है ग्राफी पुटक में, तो ग्राफी पुटक में जो रहता है अंडाणु, तो ग्राफी पुटक फटता है ना, तो जो उसका खोखला पार्ट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम, और जो अंदर वाला पार्ट से निकलता है वो अंडा से। आगे सुनिए। तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की भित्ति को बनाए रखता है। गर्भाशय की भित्ति को क्या करते रहता है? बनाए रखता है। अगर, ध्यान सुनिएगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तो उस समय आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रख लीजिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने वाला एक ही हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इसके बारे में और चर्चा कर देता हूँ, सुनिए प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। प्रोजेस्टेरॉन ऐसा हार्मोन है जो कि क्या, पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण कर रहा है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की मात्रा हमेशा ज़्यादा रहे तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा? नहीं आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल उस समय आता, किसी महिला को देखे होंगे कि 3 मंथ 4 मंथ पे आ रहा है, तो उसका कारण है कि उनमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या है? बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं, एक अपरा के द्वारा भी निकलता है जिसको प्लासेंटा बोलते हैं। ये अपरा के द्वारा कब निकलता है? जब माता कोई गर्भ धारण हो जाती है तो उस स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, तो बहुत हाई लेवल, तो उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। अगर कोई माता प्रेग्नेंट हो गई तो उस समय अपरा क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। ध्यान रखेंगे।
तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, तो मैंने बता ही दिया। कार्पस ल्यूटेयम का काम है प्रोजेस्टेरॉन का क्या करना, स्राव, जो कि गर्भाशय के अंत स्तर को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। अगला दूसरा पॉइंट, इस अवस्था में ग्राफीपुटक का शेष बचा हुआ भाग ही क्या, पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटेयम के रूप लेता है। अभी बताया था कि ग्राफीपुटक जो होता है वही फटता है, तो जिससे जो खोखला पार्ट बचता है उसी को हम लोग कार्पस ल्यूटेयम या पीत पिंडक बोलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये सब के सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्या है, प्रोस्टेट या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का कार्य बताइए। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, यह एक ग्रंथि, यह ग्रंथि एक होती है, याद रखना, ये ग्रंथि कौन होती है, एगो। यह ग्रंथि एक तरल का स्राव करती है जो दूधिया या क्षारीय पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। और ये ग्रंथि दोनों किस में पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। अगला, ये वीर्य का कौन % बनाता है, 25%, याद रखना है। वीर्य में गंध इसी उत्पन्न होने के कारण होता है, याद रख लें। गंध आता है ना, वीर्य से कैसा आता है, गंध आता है। ये सब किस ग्रंथि के कारण होता है, कार्पस प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण। अब अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या दिया है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का कार्य। तो इसको काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काउपर। यह कितना जोड़ी होता है, एक जोड़ी। यहाँ सब्जेक्टिव पूछ सकता है, प्रोस्टेट कितना था, एक। यह कितने होता है, एक जोड़ी होता है। यह वीर्य का को % बनाता है भाई, यह वीर्य का 15% भाग बनाता है, याद रख लेंगे। ये भी एक तरल का स्राव करता है जो चिकनाहट प्रदान करता है, जो शुक्राणु को कैसा देता है, चिकनाहट। बिल्कुल नहीं भूलना है। अंतराली कोशिका का कार्य भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अंतराली कोशिका का कार्य नर हार्मोन उत्पन्न करना है। नर हार्मोन को उत्पन्न कौन करता है, अंतराली कोशिका, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। बिल्कुल नहीं भूलता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्लासेंटा क्या है और इसका क्या है बताइए। प्लासेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुन लीजिए भाई। हिंदी में बोलते हैं अपरा, नहीं तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो ये प्लासेंटा क्या है, तो देखिए, जब कोई जरायु अंकुर गर्भाशय ऊतक या दूसरी बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, वही, तथा एक संरचना का क्रियात्मक संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। इसका कार्य बहुत ज़्यादा है। जो गर्भाशय में भ्रूण पल रहा है ना जी, तो गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है, तो उसको ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है, प्लासेंटा करता है। और क्या, पोषण देने का काम कौन करता है, प्लासेंटा करता है। और उसमें अपशिष्ट पदार्थ जितने बन गए उनको निकालने का काम कौन करता है, प्लासेंटा करता है। और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में भी कौन मदद करता है, प्लासेंटा। तो याद रखना है, गर्भाशय और भ्रूण के बीच जो एक झिल्ली प्रकार का संरचना बनता है, जिसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। और बहुत सारे प्रकार के हार्मोन भी इससे निकलते हैं, बताता हूँ अभी। पहले तो ऑक्सीजन लेके जाएगा कौन, भ्रूण के पास, प्लासेंटा। पोषण कौन देगा, प्लासेंटा। कार्बन डाइऑक्साइड या अपशिष्ट पदार्थ कौन निकालेगा, प्लासेंटा। और इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जिसमें अभी एक बताया था जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी निकालता है कौन, प्लासेंटा। और क्या, HPL, और क्या, HCG, और क्या, रिलैक्सिन। हार्मोन का स्राव, ये हार्मोन भी स्रावित करता है। एग्जाम में अगर दे दे कि ऑपरा से स्रावित होने वाला हार्मोन के नाम बताइए, तो ये हार्मोन भी आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसका कार्य देखिए, प्लासेंटा का कार्य, परिभाषा और हार्मोन बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त चक्र क्या है, इसके अवस्था का वर्णन करिए। तब प्रत्येक स्तनधारी में अंडे परिपक्व होना तथा खराब हो जाने के बीच के काल को हम लोग आवर्त चक्र कहते हैं। मतलब कोई भी महिला है उसमें अंडा परिपक्व होता है और फिर से टूट जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो खराब हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त चक्र बोलते हैं, या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी अवस्थाएं देखना है, तो अवस्थाएं 4 है। इसकी अवस्था कितनी है, 4 है, जिसमें से पहला अवस्था हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रजोस्राव अवस्था। तो देखिए, यह अवस्था 1 से 5 दिन तक चलती है। यह अवस्था कितने दिन तक चलती है, 1 से लेकर 5 दिन तक चलती है, जिसका नाम है क्या, रजोस्राव अवस्था। और क्या, इस अवस्था में 3 से 5 दिनों का रक्तस्राव जारी रहता है। मतलब क्या, 3 से 5 दिन तक रक्तस्राव बिल्कुल होता है। और इसमें अंत स्तर की भित्तियाँ क्या हो जाती है, टूट जाती है। अंत स्तर की भित्तियाँ क्या हो जाती है, देखिए इसमें क्या होता है, अंत स्तर की भित्तियाँ क्या हो जाती है, टूट जाती है। और तरल रूप में योनि से कहाँ निकलती है, बाहर। तो रजोस्राव अवस्था कितने दिन चलता है, इससे 5 दिन तक। खून रक्त कितने दिन तक निकलता है, 3 से 5। इसमें क्या होता है, अंत स्तर की भित्तियाँ क्या टूट जाती है और तरल के रूप में कहाँ से निकलती है, योनि से बाहर निकलती है, वो है रजोस्राव अवस्था। अगला आ जाते हैं पुट की अवस्था। तो देखिए, दूसरा है पुट की अवस्था। अब देखिए, जब भित्ति टूट गई है तो फिर भित्ति के दीवार को फिर से बनाना पड़ेगा। तो बनाने का एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, कौन है जी, एस्ट्रोजन। यह हार्मोन फिर से उस भित्ति को क्या करता है, तैयार करता है।
तो उस भित्ति को बनता है कितने दिन तक? तो 6 से 13 दिन तक ये अवस्था चलती है। ये अवस्था 6 से 13 दिन तक क्या होती है? चलती है। इस अवस्था में गर्भाशय के भीतरी प्राथमिक पुटक में वृद्धि करता है, जो एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है और गर्भाशय का अंत स्तर क्या होता है? बनता है। इस अवस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन हार्मोन श्रवण धीरे धीरे बढ़ता है। एंड्रोजन स्तर के भित्ति को क्या करता है? बनाता है। एग्जाम में पूछा गया है कौन भित्ति को बनाता है? एंड्रोजन। तो बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रखना है। ये अवस्था कितने दिन चलती है? मैं फिर से आप लोग को समझा देता हूँ, ध्यान सुनिए। ये अवस्था चलती है 6 से 13 दिन तक, याद रहेगा। इसमें क्या होता है? गर्भाशय के अंत स्तर की भित्ति क्या होती है? बनती है। इस भित्ति को बनाता कौन है? एस्ट्रोजन। और इसमें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्तर क्या होने लगता है? लगातार बढ़ने लगता है। ये बहुत ही आसान है। अगले आ जाते हैं अगले अवस्था पे। अगला अवस्था क्या है? अंडोत्सर्ग अवस्था। यह अवस्था केवल 14वें दिन तक रहती है, मतलब केवल 14वें दिन, ध्यान रखिएगा। अगले दिन नहीं, केवल 14वें दिन, उसी दिन अंडाणु का निर्माण होता है। यह केवल 14वें दिन चलती है। इस अवस्था में क्या चीज का निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें LH हार्मोन का स्तर बहुत हाई हो जाता है और पुटक को तोड़ देता है, जिससे अंडाणु निकलता है। LH हार्मोन ही बहुत ज़्यादा होता है तो ग्राफी पुटक को तोड़ता है और तोड़ने के पश्चात क्या मोचित करता है? जिसका नाम है क्या चीज़? अंडाणु। बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए बड़े ध्यान से जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। अगला है ल्यूटियल या स्रावी अवस्था। तो यह अवस्था 15 से 28 दिन तक चलती है। कितने दिन तक चलेगी? 15 से 28 दिन तक। इस अवस्था में ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग क्या ले लेता है? पीतपिंडक या कार्पस ल्यूटियम का रूप ले लेता है, याद रखेंगे। और कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन। पहले ही बता दिया हूँ। तो 4 ये अवस्था हैं। कौन कितने दिन तक चलता है? ध्यान रखिएगा। पहला चलता है क्या? रजोस्राव अवस्था, 1 से 5 दिन तक। पुट की अवस्था कितने दिन तक चलता है? 6 से 13 दिन तक। अंडोत्सर्ग अवस्था केवल 14वें दिन। और उसके बाद ल्यूटियल अवस्था कितने दिन तक चलता है? तो 15 से 28 दिन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन अवस्था कितने दिन तक चलता है। बिल्कुल ध्यान देंगे। और अंडे का निर्माण किस दिन होता है? 14वें दिन अंडे का क्या होता है? निर्माण होता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। ये सुन लीजिए, प्रसव, ये प्रसव और दूध श्रवण, जो कि परिभाषा नहीं लिखा, मैं बताता हूँ। तो गर्भाशय में जो पल रहा है शिशु, उसका जन्म लेना मतलब गर्भ बाहर निकल आना। तो गर्भ में पल रहा जो शिशु है ना, तो गर्भाशय से गर्भ बाहर निकलने आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। और इसको बाहर निकलवाने में एक हार्मोन मदद करता है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, जब गर्भाशय 9 मंथ पूज जाता है और पूजने के बाद गर्भाशय से एक सूचना जाती है किसके पास? हमारे मस्तिष्क के पास। तो मस्तिष्क में मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं हम लोग? बताइए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? बोलिए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं ना। तो उसी में हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से को हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और यह ऑक्सीटोसिन प्रसव में जाने के पश्चात उसमें संकुचन पैदा करता है। क्या? संकुचन। और ये संकुचन जैसे ही दबाव पड़ता है कहाँ पे? गर्भाशय पे। तो ये प्रसव के समय, उस समय गर्भ जो है बाहर निकल आता है। कहाँ निकल आता है? बाहर। और गर्भ बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं, जिसको हम लोग डिलीवरी बोलते हैं। याद रखेंगे, प्रसव मतलब क्या हो गया? डिलीवरी। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दूध श्रवण क्या हुआ? तो देखिए, कोई भी माता प्रसव के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्या स्तन से क्या निकालती हैं? दूध निकालती हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूध श्रवण कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो शुरुआती दूध निकलता है ना, बहुत गाढ़ा रहता है और किस रंग का रहता है? पीला रंग का रहता है, जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। या खिस, क्या बोलते हैं? खिस। बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये कैसा होता है? इसमें कौन सा प्रोटीन, कोलोस्ट्रम में कौन सा प्रोटीन होता है जो शुरुआती अवस्था में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटीबॉडी बच्चे में बहुत लाभदायक होता है। इसीलिए बताया जाता है कि शुरुआती अवस्था में जो दूध होता है वो माँ का दूध बच्चे को देना चाहिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा बीमारी बच्चे सबको क्यों होता है? क्योंकि माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है, इसी कारण से। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। देखिए, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि समय है नहीं, कल ही आप लोग का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, शिशु के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो मैं समझा देता हूँ, पहले सुन लो। अपने मन से मैं समझाता हूँ, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यह जगह है। देखो, पहले माह में हृदय बनता है लड़का का। क्या बन जाता है? हृदय। पहले ही माह में क्या बन जाता है? हृदय बन जाता है। और दूसरे माह के अंत तक पाद और अंगुलियाँ क्या हो जाती है? बन जाती है। याद रखेंगे, पाद और अंगुलियाँ कब बनता है? 2 मंथ के अंत तक, याद रखेंगे। और तीसरे मंथ के अंत तक सभी अंग तंत्र बन जाते हैं।
सभी क्या बन जाते हैं, अंग तंत्र। याद करिए क्या क्या बन जाते हैं, ध्यान सुनिए। पहले मंथ में क्या बन जाएंगे, हृदय बन जाएंगे। दूसरे मंथ के अंत तक पाद और अंगुलिया का निर्माण हो जाएगा। और तीसरे में सभी अंग तंत्र बन जाते हैं। तीसरे मंथ में क्या बन जाते हैं, सभी अंग तंत्र। तो पहले में हृदय बना, दूसरे में पाद और अंगुलिया, और तीसरे मंथ में क्या, सभी अंग तंत्र बन जाते हैं। और याद रखिएगा 5वें महीने के शुरुआत में ही बच्चे की पहली गतिशीलता अनुभव होता है। बच्चे की पहली गतिशीलता कब अनुभव होता है, 5वें मंथ के शुरुआत में ही अनुभव होता है। शुरुआत में ही पहला गति अनुभव कर। और क्या, सर पे थोड़े थोड़े बाल आ जाते हैं। और 6वें महीने में क्या बन जाता है, पूरे शरीर पे कोमल बाल आ जाते हैं। पूरे शरीर पे क्या आ जाते हैं, कोमल बाल आ जाते हैं। आँख की बरौनियाँ बन जाती है। आँख की क्या बन जाती है, बरौनियाँ बन जाती है। और क्या, शरीर पे ही भी पूरा बाल आ जाता है। याद रख लीजिए, आँख के पलके अलग अलग हो जाती है कब मंथ में, 6 मंथ में। और 9 मंथ में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। और वही लिखा हुआ है, आप देखिए, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों के 1 महीने के बाद क्या बन जाएगा, हृदय। दूसरे माह के अंत तक पैर और अंगुलियाँ क्या हो जाती है, बन जाती है। और पहली 3 माह के अंत तक लगभग सभी अंग तंत्र क्या हो जाते हैं, बन, जैसे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र सब। और 5वें माह के दौरान सिर पर बाल आ जाते हैं। और 6वें माह के शरीर के कोमल बाल आ जाते हैं। और देखो 5वें मंथ में लिखा नहीं है पहली गतिशीलता। पहली गतिशीलता कब अनुभव होता है, 5वें माह के अंत। 5वें माह में पहली गतिशीलता अनुभव होता है। और 6वें महीने में क्या हो जाता है, 6वें महीने के अंत तक शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। इससे साथ साथ आँख की बरौनियाँ अलग अलग हो जाती है, बरौनी बन जाती है, समझ रहे ना। और 9 या 9.5 महीने में पूर्ण रूप से गर्भ पूर्ण हो जाता है। और फिर शिशु क्या लेता है, जन्म लेता है। याद रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वृषण का 2 कार्य बताइए। तो वृषण को के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम करने में सहायता करता है तथा शुक्राणु का क्या करता है, निर्माण। ये तो आसान है भाई। और क्या, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है, जिससे शुक्राणु जनन की शुरुआत करता है। ये बहुत ही आसान है, ये कोई है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हम पहले ही वीडियो में। सहगलनता, बहुविकल्पता, उत्परिवर्तन, ये सब पढ़ लेना है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये सभी क्वेश्चन। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार। जीनोटाइप, फिनोटाइप में अंतर, ये समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये सब कुछ पढ़ लेना है। मैंने आप लोग को बताया है। वंशावली विश्लेषण भी आप लोग को बताया है। ये क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना भी बताया है। मेंडल में के प्रयोग में सफलता नहीं बताया है, मैं बता देता हूँ। तो देखिए, मेंडल अपने प्रयोग में सफल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को लिए थे। मतलब क्या, जो भी प्रयोग कर रहे थे तो एक बार में एक ही लक्षण देख रहे थे। और उन्होंने सभी प्रयोगात्मक पदार्थ का चुनाव किया था। और क्या, 3 से 4 पीढ़ियों तक मटर के प्रयोग उन्होंने लगातार किया था। और उन्होंने अपने आंकड़ों को गणितीय रूप में भी क्या किया था, सजाया था। यही से सफल हुए थे कौन, मेंडल। और इनके काम को 3 गो बयान के दोहराए थे, कार्ल कोरेंस, हुगो डे ब्रिज और सेल मार्क्स। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला ये बहुत आप लोग को वीडियो में हमने बता दिया है, जेनेटिक कोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप लोग ये बाह्य संरक्षण बता दिया है मैंने। ये बिल्कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट ये भी मैंने बताया है। और जैव विविधता क्यों संरक्षित करने चाहिए ये भी मैंने बता दिया है। परजीविता भी आप लोग को बता दिया गया है। सहभोजिता भी बताए हैं। पिछले वीडियो आप जाके देखिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम को लेकर है। आप एग्ज़ाम में इसको क्लियर करके जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं, बता दे रहा हूँ। देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है। तो एक सुनिश्चित क्षेत्र में प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई जगह है ऐसा जहाँ पे पहले जीव नहीं था और कुछ समय बाद वहाँ पे जीव आ गया और फिर विलुप्त हो गया, फिर नया जीव आ गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण। और ये 2 प्रकार का होता है। देखिए, प्राथमिक अनुक्रमण। तो प्राथमिक अनुक्रमण क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण वही है भाई कि जहाँ पहले से कोई जीव नहीं था, बाद में कोई जीव आ गया, ठीक है, और पहले से उपस्थित नहीं था। और द्वितीय अनुक्रमण मतलब आया और वहाँ से विलुप्त होकर फिर वहाँ पे नया जीव आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय अनुक्रमण। भूलना नहीं है। क्रमक क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए।
समुदाय का संपूर्ण क्रम में दिए गए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होना। मान लीजिए कि कोई जीव यहाँ नहीं है और कोई नया जीव इस पर आ गया, रह रहा है, कुछ दिन के बाद ये जीव विलुप्त हो गए और फिर से नया जीव आ गए, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया, नहीं थे वहाँ से लेकर नया जीव जो आया है वहाँ से प्रक्रिया, वही क्रमक कहलाता है या क्रमक विकास कहलाता है। ध्यान रखेंगे, क्रमक विकास यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चरम समुदाय क्या, वैसा समुदाय जो कुछ दिनों के बाद स्थापित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? चरम समुदाय। मतलब पहले है और कुछ दिन के बाद वो स्थापित हो जाए, दूसरा उस जगह पे आ जाए, उसको बोलते हैं चरम समुदाय। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्थित फसल या खड़ी फसल, किसी विशेष समय या प्रत्येक पोषण में जीवित पदार्थों की कुछ खास मात्रा होती है जिसे हम लोग खड़ी फसल कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है। आप लोगों का टाइम में नहीं लूँगा। देखिए काइटिनेज एंजाइम पहले चर्चा कर दिया हूँ, ओजोन अवक्षय भी चर्चा कर दिया हूँ, इसलिए आप लोग पढ़ लेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये सब के सब एग्जाम वाले हैं और बेहतर से बेहतर करना है। देखो मुर्गी पालन भी बहुत आसान है। देखिए वैसे घरेलू पक्षी जैसे मुर्गी, बतख इत्यादि के व्यवसायिक कार्य हेतु उसका पालन इत्यादि मुर्गी पालन कहलाता है। इससे विभिन्न प्रकार के, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। मैं आप लोग को समय नहीं लूँगा, आप लोग को जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ। ये अनुकूलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अनुकूलन से, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। पवित्र उत्पन्न भी पढ़ लीजिएगा। खाद जाल, खाद श्रृंखला भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समय है नहीं आप लोगों के पास, इसलिए मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग इसको क्लियर करके ही जाइएगा। ये बहुत, जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये सब के सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। और मिलेंगे कल, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसको सॉल्व करके हम लोग मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।